सोचिए, एक ऐसी जेल जिसे 150 सालों तक कोई हिला भी नहीं सका, वहां से 2 कैदी गायब हो गए और पीछे छोड़ गए सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ हैव अ नाइस डे का नोट। ये कहानी किसी वेब सीरीज की नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे शातिर प्रिजन ब्रेक की है, जिसे 2 खूंखार कैदियों ने अंजाम तक पहुंचाया। एक कैदी ने प्यार का जाल बिछाकर भागने के प्लान को फुल प्रूफ बनाया, तो दूसरे ने पेंटिंग्स से गार्ड्स को अपने जाल में फंसाया और 6 महीनों तक पुलिस की नाक के नीचे उनकी बदनामी की स्क्रिप्ट लिखते रहे। और फिर जो हुआ उसने पूरे अमेरिका को सन्न कर दिया। तो कौन थे ये 2 कैदी और कैसे उन्होंने सबसे सुरक्षित जेल को छूना लगाया? जानेंगे पूरी कहानी, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। इस कहानी के तार जुड़े हैं न्यूयॉर्क के उत्तरी हिस्से के बर्फीले इलाके से, जहां मौजूद है क्लिंटन करेक्शनल फैसिलिटी, जिसे डेनेमोरा जेल भी कहा जाता है। ये वो अभेद किला है जिसे भेदने की हिम्मत बड़े बड़े कैदियों ने भी नहीं की। ये जेल घने जंगलों, बर्फीली नदियों और ऊबड़ खाबड़ इलाकों से घिरी हुई है। ये दुनिया के सबसे अलग थलग जगहों में शुमार होती है, जहां सख्ती और सन्नाटा इतना कड़ा है कि खामोशी भी चीखों की तरह सुनाई देती है। सर्दियों में ये प्रिजन और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ बर्फीली धुंध, कोहरा और बर्फ के अलावा कुछ नजर नहीं आता। टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है कि अगर कोई कैदी जेल से भाग भी निकले तो कड़ाके की ठंड उसकी जान लेकर ही रहेगी। इसलिए क्लिंटन करेक्शनल फैसिलिटी को लिटिल साइबेरिया का नाम भी दिया गया है, जिसकी 4 दीवारी में प्रशासन का खौफ है और बाहर कुदरत का सख्त पहरा। इसलिए खूंखार कैदी भी इसका नाम सुनकर थर थर कांपते हैं, और ये डर सालों से बना हुआ है। दरअसल इस जेल को साल 1845 में लायन माउंटेन नाम के एक पहाड़ के पास बनाया गया था, जिसका मकसद था उन कैदियों को यहाँ रखना जो पास की माइंस में काम कर सके, जिससे उनके लिए ऊबड़ खाबड़ इलाके में काम करना आसान हो। 1877 तक माइनिंग वर्क पूरा होने के बाद जेल के सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और वो थी बढ़ती जनसंख्या। कैदियों की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा होने की वजह से जेल में रहने के लिए जगह कम पड़ने लगी। ये देख जेल प्रशासन ने फैसला किया कि इस जेल को बढ़ाया जाए और कई सेल बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाए। इतना ही नहीं, जेल की दीवारों को भी 4 या 5 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक पहुंचा दिया गया, जिससे भागना नामुमकिन सा लगने लगा। इन्हीं सब सुधारों के साथ क्लिंटन एक मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल बन गई, जिसे सबसे खतरनाक अपराधियों के लिए डिजाइन किया गया था। इस जेल के अंदर एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम, हाई प्रोटोकॉल और करीब 1000 गार्ड्स हर वक्त ड्यूटी पर तैनात रहते थे, क्योंकि 3000 कैदियों को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन स्ट्रिक्ट रूल्स और सिक्योरिटी की वजह से क्लिंटन को न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित जेल के रूप में जाना जाता था, जहां से भागने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर थी। दुनिया से अलग थलग होने के कारण यहाँ कैदी खुद को काफी अकेला महसूस करते थे, क्योंकि यहाँ किसी भी बाहरी शख्स से कांटेक्ट करना नामुमकिन था और बाहर से मदद बुलाना तो इम्पॉसिबल था। फैमिली से मुलाकातें भी बहुत लिमिटेड रखी गई थीं। यहाँ तक कि जेल कर्मचारियों के लिए भी इस जेल में ड्यूटी करना आसान काम नहीं था। शिफ्ट खत्म होने के बाद उन्हें दूर दराज बर्फीले इलाके को पार करके अपने घर तक जाना पड़ता था, और ये सफ़र कई मुश्किलों से भरा हुआ था। शहर और जेल के बीच का रास्ता काफ़ी सुरक्षित होने के साथ साथ तनावपूर्ण भी था। एक तरफ तो जेल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती थी, तो दूसरी तरफ इसकी वजह से शहर हमेशा डर के साए में जीता था। शहर वासियों को हर वक्त ये खतरा सताता रहता था कि उनके पास एक ऐसा अभेद किला है जहां सबसे खूंखार कैदी रहते हैं, जिनका फरार होना वैसे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर भाग निकले तो खतरा शहर पर ही आएगा। और ऐसा हुआ भी। 5 जून 2015 को 2 खूंखार कैदियों ने जेल प्रशासन को फरारी की ऐसी सेंध लगाई कि पूरा न्यूयॉर्क सन्न रह गया। इनमें एक का नाम था डेविड स्वेट और दूसरे का नाम था रिचर्ड मैट। रिचर्ड कोई आम कैदी नहीं था, बल्कि उसका पास्ट वायलेंस और क्राइम्स के खून से रंगा हुआ था। रिचर्ड अपनी ब्रूटैलिटी के साथ साथ अट्रैक्शन के लिए भी जाना जाता था। साल 1997 में रिचर्ड ने अपने फॉर्मर बॉस को किडनैप कर लिया था, जिनका नाम था विलियम रिकरसन। रिचर्ड ने पैसों के लिए विलियम को 27 घंटों तक कार की डिग्गी में रखा था और उसे खूब टॉर्चर किया था। लेकिन जब उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसने विलियम की गर्दन तोड़ दी और उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें नदी में बहा दिया, जबकि खुद मैक्सिको भाग गया। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म छुपता नहीं है। यही रिचर्ड के साथ भी हुआ। पुलिस ने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला और कोर्ट ने उसके जुर्म को देखते हुए उसे 25 साल जेल की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, रिचर्ड ने मैक्सिको में भी एक शख्स का कत्ल कर दिया था, जिसके चलते उसे 9 साल की सजा मिली थी।
और तो और 1986 में वो एक जेल से भी भाग निकला था। ऐसा कोई जुर्म नहीं था जो रिचर्ड ने ना किया हो, इसलिए उसे अमेरिका की क्लिंटन करेक्शनल प्रिजन में रखा गया था। वहीं दूसरे कैदी यानी डेविड स्वेट की बात करें तो उसकी पहचान भी एक बहुत खतरनाक अपराधी के रूप में होती थी और इसका सबूत उसने साल 2002 में ही दे दिया था। 22 साल की उम्र में डेविड अपने 2 साथियों के साथ पेंसिल्वेनिया से हथियार चुराने गया था, लेकिन जब न्यूयॉर्क के ब्रूम काउंटी के डिप्टी शेरिफ ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की तो स्वेट और उसके साथियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। रिपोर्ट के अनुसार घायल ऑफिसर पर डेविड ने अपनी कार चढ़ा दी थी और उन्हें 15 बार गोली मारी गई थी। इस क्राइम की वजह से उसे बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसका मतलब साफ था कि अब वो जीते जी जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकल सकता था। भले ही डेविड एक खूंखार क्रिमिनल था, लेकिन उसे काफी शांत और पेशेंस वाला कैदी माना जाता था जो चुप रहकर चीजों को ऑब्जर्व करता और हर फैसला बहुत ही समझदारी से लेता था। किस्मत से डेविड और रिचर्ड दोनों को क्लिंटन करेक्शनल फैसिलिटी में ही रखा गया था, जिसके चलते दोनों की एक दूसरे से जान पहचान हुई और यही जोड़ी आगे चलकर पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गई। जहां दूसरे कैदियों के लिए ये जेल एक कैद खाना थी, वहीं रिचर्ड और डेविड के लिए आज़ादी का एक मौका थी। शुरुआत में दोनों बहुत ही शांत रहे और इन्हें जेल प्रशासन ने जो भी काम दिया उसे पूरी ईमानदारी और खामोशी से किया। जैसे रिचर्ड, जो एक कलाकार था, उसे गार्ड्स की पेंटिंग बनाने का काम सौंपा गया था। वहीं डेविड एक मेहनती और बारीकियों पर ध्यान देने वाला इंसान था, जिसके डिसिप्लिन और काल्म बिहेवियर की वजह से गार्ड्स और जेलर तक उसकी तारीफ करते थे। और उसे सिलाई का काम दिया गया था और टेलर शॉप में काम करने के दौरान ही डेविड की मुलाकात जॉयस मिचेल से हुई, जो टेलर शॉप की सुपरवाइजर थी। जॉयस शादीशुदा थी और थोड़ी एज्ड थी। दिखने में भले ही ये नॉर्मल थी, लेकिन रिचर्ड और डेविड के लिए ये बहुत खास साबित हुई। ये उन दोनों की आज़ादी की चाबी बन गई। जॉयस टेलर वर्कशॉप में कैदियों की निगरानी करती थी, इसलिए उसकी जेल में अच्छी पहचान बन गई थी। इसी बात को नोटिस करते हुए चालाक रिचर्ड ने अपने मिठास भरे बर्ताव से उसे अपनी बातों में उलझाना शुरू कर दिया और जल्द ही जॉयस का भरोसा जीत लिया। रिचर्ड ने उसकी कई पेंटिंग्स बनाई और उसे गिफ्ट्स दी, जिससे जॉयस को यह एहसास कराया गया कि वो रिचर्ड के लिए कितनी खास है। रिचर्ड ने उसे हनी ट्रैप में फंसाकर ये यकीन दिला दिया था कि जॉयस का पति उसे वो खुशी नहीं दे सकता जो रिचर्ड उसे दे सकता है। बस फिर क्या था, जॉयस भी उसके जाल में फंस गई और जांच में सामने आया कि उनके बीच जेल के अंदर ही फिजिकल रिलेशन भी बन गए थे। रिचर्ड ने जॉयस को सपने दिखाए कि भागने के बाद वो दोनों साथ रहेंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसने जॉयस को अपने पति को मारने के लिए भी उकसाया था, लेकिन जॉयस ने ऐसा नहीं किया। रिचर्ड ने पूरी तरह से जॉयस को अपने कंट्रोल में कर लिया था और डेविड के साथ मिलकर जॉयस की मदद से अपनी आज़ादी के सपने को हकीकत में बदलता जा रहा था। रिचर्ड जहां उम्र में बड़ा और एक्सपीरियंस था और मास्टरमाइंड माना जाता था, तो वहीं डेविड जवान होने के साथ साथ काफ़ी फुर्तीला था। इसलिए दोनों की जोड़ी इस एस्केप प्लान में कारगर साबित हुई। रिचर्ड ने जॉयस को अपने झांसे में लेकर उसकी मदद से जेल के अंदर कई औजार मंगवाए, जैसे हैक्सो ब्लेड, ड्रिल बिट्स और छोटा स्क्रू ड्राइवर। उसने इन औजारों को जमे हुए हैमबर्गर मीट के पैकेटों में छिपा दिया था। अब क्योंकि जॉयस सीधे कैदियों की सेल तक नहीं जा सकती थी, उसने जेल गार्ड जीन पामर को वो मीट का पैकेट दिया। पामर को लगा कि यह सिर्फ खाना है और उसने वो पैकेट रिचर्ड और डेविड तक पहुंचा दिया। इसी तरह औजार उन तक पहुंच गए। शुरुआत में जॉयस बहकावे में आ गई, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने रिचर्ड से मना भी किया कि वो औजार लाने का काम नहीं करेगी, लेकिन रिचर्ड ने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया और औजार लाकर देने की बात को पुलिस प्रशासन को बताने की धमकी दी, जिससे जॉयस भी डर गई और चुपचाप रिचर्ड की हर बात मानती चली गई। उसने रिचर्ड को जेल के नक्शे और अंदरूनी रास्तों के बारे में जानकारी जुटाने में मदद की। जॉयस ने दोनों कैदियों को लाइट वाले चश्मे भी दिए ताकि वो रात के अंधेरे में पाइपों के अंदर काम कर सके। डेविड ने भी इस जेल ब्रेक में अहम भूमिका निभाई। उसने एक इंजीनियर की तरह जेल को स्टडी किया, नक्शे, मैनेजमेंट, रास्ते, पाइप्स, हर शिफ्ट चेंज, हर आवाज, जेल से जुड़ी हर छोटी से छोटी कमजोरी पर ध्यान दिया और यही कमजोरी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और फरवरी 2015 से ही डेविड ने जेल की दीवारों के पीछे के रास्तों की रेखी करना शुरू कर दी। सारी जानकारी जुटाने और औजार इकट्ठा करने के बाद असली काम शुरू हुआ। उन्होंने न तो जेल ब्रेक के लिए किसी बाहरी शख्स की मदद लेने का फैसला किया और ना ही नशीली दवा देकर जेल कर्मचारियों को बेहोश करने का प्लान बनाया।
बल्कि उन्होंने जेल को अंदर से खोखला करने की योजना बनाई। और डेविड ने अपनी सेल की पिछली दीवार में औजारों की मदद से एक छेद करना शुरू कर दिया। उसने ये काम रात के समय किया, जब बाकी कैदी सो रहे होते थे। शोर को छिपाने के लिए वो अक्सर हेडफोन लगाकर तेज म्यूजिक बजने का इंतजार करता था। दीवार में होल इसलिए किया जा रहा था क्योंकि दीवार के पीछे एक संकरा रास्ता था जो जेल के निचले हिस्से तक जाता था, और वहां एक भारी स्टील का स्टीम पाइप बिछा हुआ था। ये पाइप जेल की मेन दीवार के नीचे से होकर बाहर मैनहोल तक जाता था, और यही डेविड और रिचर्ड की आज़ादी का मुख्य द्वार था। इसलिए डेविड, जो थोड़ा स्लिम था, उसने कई हफ्तों तक रात रात भर जागकर आरी से उस मोटे पाइप को काटा। पाइप इतना गर्म होता था कि उसे छूना भी मुश्किल था, लेकिन आज़ादी का जुनून सर पर ऐसा सवार था कि डेविड ने पाइप को सिर्फ छुआ ही नहीं, बल्कि काट कर भी दिखाया। इस काम को आसान बनाया औजारों ने, जो जॉयस ने उन्हें दिए थे। इसके अलावा डेविड ने जेल के अंदर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के टूल बॉक्स से भी कुछ चीज़ें चुराई थीं। इतना ही नहीं, दोनों ने गार्ड्स को चकमा देने के लिए 2 पुतले भी बनाए थे। उन्होंने कपड़ों, चादरों और तकियों का इस्तेमाल करके इंसानी शरीर जैसी आकृति बना ली थी, और इस पुतले को रियल टच देने के लिए उन्होंने जेल में नाई की दुकान से असली बाल भी चुरा लिए थे, जिन्हें वो पुतलों के सर पर चिपका देते थे। रात के समय जब गार्ड्स टॉर्च की रोशनी से सेल के अंदर झांकते थे तो उन्हें लगता था कि कैदी चादर ओढ़कर सो रहे हैं और उनके सिर के बाल बाहर दिख रहे हैं। हालांकि रिचर्ड हर रोज सुरंग के अंदर नहीं जाता था, क्योंकि उम्र में ज्यादा होने की वजह से उसका शरीर थोड़ा भारी भरकम और कम फुर्तीला था। इसलिए डेविड ही रात को सुरंग के अंदर अकेला उतरता था। वो दीवारों को काटता, रास्तों को नापता और पाइप को काटने में मेहनत करता था। डेविड ने बताया था कि उसने लगभग 6 महीने तक अकेले ही रात के समय रेकी और खुदाई का काम किया था, जबकि रिचर्ड अपनी सेल में रहकर बाहर की एक्टिविटीज पर नजर रखता था और जॉयस को बहलाने फुसलाने का काम करता था। इस तरह दोनों ने पूरी ईमानदारी से अपने अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन इनके एस्केप प्लानिंग की खबर ना तो किसी कैदी को पता चली और ना ही जेल प्रशासन को जरा सी भी भनक लगी। सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक हुआ और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका इन्हें बेसब्री से इंतजार था। उसके बाद तारीख आती है 6 जून 2015। सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे जब क्लिंटन करेक्शनल फैसिलिटी की नाइट शिफ्ट ड्यूटी खत्म होने के बाद अगली शिफ्ट शुरू होती है और गार्ड्स गश्त पर निकलना शुरू हो जाते हैं। हर सुबह जेल की सेल्स को इंस्पेक्शन के लिए अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता था। एक तरफ नॉर्मल सेल ब्लॉक थे, दूसरी तरफ ऑनर ब्लॉक था, जिसे जेल का सबसे खास और अलग सेक्शन माना जाता था, जहां अच्छे बर्ताव वाले कैदियों को रखा गया था। सबसे पहले रेगुलर सेल ब्लॉक की चेकिंग की जाती है और हर कैदी को जांचा जाता है। इंस्पेक्शन पूरी होने के बाद गार्ड्स ऑनर ब्लॉक की तरफ रुख करते हैं। जब वो सेल नंबर 23 और 24 की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ अजीब लगता है। दरअसल गार्ड हर कैदी को आवाज लगाता था। इसी तरह गार्ड्स सेल नंबर 23 और 24 के पास भी जाकर डेविड और रिचर्ड को आवाज लगाते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। जब उसने अंदर झांक कर देखा तो उसे दोनों सोए हुए नजर आए। ये देख गार्ड गुस्से में तिलमिला उठा और उसने दोनों को जगाने के लिए सेल की सलाखों पर डंडा मारना, शोर मचाना शुरू कर दिया। ये शोर पूरे सेक्शन में गूंज रहा था। गुस्से से भरी आवाज दूसरे कैदी भी सुन रहे थे, लेकिन रिचर्ड और डेविड के कानों पर जूं नहीं रेंगी। दोनों अपने अपने बिस्तर पर बिल्कुल शांत लेटे हुए नजर आए। उनके शरीर में जरा भी हलचल नहीं थी, जिससे गार्ड को भी कुछ शक सा होने लगा। उसके दिमाग में तुरंत एस्केप शब्द घूमने लगा, इसलिए गार्ड ने तुरंत अपनी बेल्ट से बंधी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी से सेल के अंदर जांच शुरू की। और ध्यान से देखने पर पता चला कि दोनों ही बहुत खामोश हैं। ना तो उनकी सांसें चल रही हैं और ना ही शरीर में कुछ हरकत हो रही है। ये देख गार्ड पसीने पसीने हो गया और उसने जल्दी से सेल का दरवाजा खोला, और जब चादर हटाकर देखा तो वहां रिचर्ड नहीं था और ना ही अपनी सेल में डेविड मौजूद था। यानी दोनों पुलिस प्रशासन को छूना लगाकर 9-2-11 हो गए थे, वो भी उस जेल से जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था। इसलिए गार्ड बहुत घबरा जाता है और तुरंत कमांडर को रिचर्ड और डेविड के भागने की खबर देता है। खबर मिलते ही पूरे जेल में अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। गार्ड्स चारों तरफ फैल जाते हैं और रिचर्ड, डेविड की तलाश जोर शोर से होने लगती है। लेकिन इस बीच दूसरे कैदियों पर भी ध्यान दिया जाता है ताकि उन्हें भागने का मौका ना मिल सके। इसके लिए गार्ड हर सेल ब्लॉक को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। सुबह सवेरे ही जेल में भगदड़ मच जाती है। जितने ज्यादा पुलिस वाले और गार्ड्स परेशान थे, उतने ही ज्यादा कैदी भी हैरान थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार डेविड और रिचर्ड भागे तो भागे कैसे,
क्योंकि रात हो या दिन जेल में हर वक्त सख्त पहरा था। चप्पे चप्पे पर निगरानी थी और 24 घंटे कैदियों पर नजर रखी जा रही थी। ऐसे में किसी कैदी का भाग निकलना इम्पॉसिबल ही था। और सबसे बड़ी बात, रिचर्ड और डेविड दोनों के सेल का दरवाज़ा बाहर से लॉक था और अंदर से भी कोई खुदाई या गड्ढे के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। इसलिए पुलिस और गार्ड्स को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों भागे कैसे। पुलिस खबर मिलते ही जांच में जुट जाती है। सबसे पहले जेल के अंदर ही गहराई से तलाश की जाती है, क्योंकि उन्हें शक था कि हो सकता है दोनों जेल के किसी कोने में छुप कर बैठे हों और किसी ऐसे मौके की तलाश में हों जिसके जरिए वो बाहर निकल सकें। इसलिए जेल के हर हिस्से को अच्छे से खंगाला जाता है। जेल में जो बंद जगहें थीं उनकी भी तलाशी ली जाती है, लेकिन कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लगता, जिससे सीनियर पुलिस ऑफिसर और ज्यादा घबरा जाते हैं और अब उन्हें समझ आ जाता है कि मामला कितना सीरियस है। रिचर्ड और डेविड सिर्फ भागे नहीं हैं, बल्कि उनकी पहुंच से भी काफी दूर निकल चुके हैं। ये समझने के बाद जेल वार्डन न्यूयॉर्क के गवर्नर को भी रिचर्ड और डेविड के भागने की खबर पहुंचा देता है। खबर सुनते ही सरकारी बिल्डिंग में खलबली मच जाती है, क्योंकि न्यूयॉर्क सरकार के अंडर में ही इस जेल का रख रखाव था और पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी सरकार के कंधों पर ही थी। ऐसे में न्यूयॉर्क गवर्नमेंट की थू थू होती। इसलिए सरकार तुरंत एक मीटिंग बुलाती है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू करने का ऑर्डर देती है। इस ऑपरेशन में मदद के लिए 450 से ज्यादा लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को हेलीकॉप्टर्स के साथ तैनात किया गया। हर मेन रोड पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, सड़कों पर निगरानी बढ़ गई, हर चौक चौराहे पर पुलिस को खड़ा कर दिया गया ताकि वो हर व्हीकल की जांच करे। आलम यह था कि कोई भी गाड़ी अगर रोड से गुजरती तो पहले उसकी अच्छे से चेकिंग की जाती थी, चेहरे की पहचान होती, और अगर सब कुछ सही होता तभी गाड़ी को आगे जाने दिया जाता था। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि घरों की भी तलाशी ली जाने लगी। हर टाउन में घर घर जाकर चेकिंग की गई और लोगों को रिचर्ड और डेविड के फोटोज भी दिखाए गए, ताकि अगर वो उन्हें कहीं दिखाई दें तो पुलिस को तुरंत उनकी खबर दे सके। पुलिस ने लोगों को चेतावनी भी दी कि उनकी मदद करना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दोनों पर ही कत्ल के चार्ज लगे थे और अब वो भगोड़े भी घोषित हो चुके थे, जो खुद को महफूज रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यही वजह थी कि पुलिस भी उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना चाहती थी, ताकि आम जनता पर कोई खतरा न मंडराए। जब आम जनता को इन दो खतरनाक कैदियों के भागने की खबर मिली तो पूरे राज्य में अफरा तफरी मच गई। हवाओं में दहशत घुल गई और सड़कें शांत हो गईं, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि रिचर्ड और डेविड छुपने के लिए जरूर किसी की मदद लेंगे और ये मदद वो कहीं उनसे न मांग लें। रिचर्ड और डेविड ने पुलिस प्रशासन, सरकार और आम गलियों तक में अपना खौफ फैला दिया था। अब बस सबकी एक ही तमन्ना थी कि दोनों जल्द से जल्द पकड़ में आ जाएं। लेकिन एक सवाल यह भी था कि आखिर दोनों भागे कैसे, उनके भागने का तरीका और रास्ता क्या था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए रिचर्ड और डेविड दोनों की सेल को अच्छे से चेक किया गया और तब उन्हें एक साफ सुथरे बिस्तर के नीचे रेक्टेंगल शेप का एक होल मिला। ये एक वेंटिलेशन ओपनिंग थी, जिसे एक मेटल की जाली से ढक दिया गया था ताकि होल दिख ना सके। इस होल का साइज इतना बड़ा था कि उसके अंदर सिर्फ एक ही शख्स मुश्किल से घुस सकता था। वेंट के पीछे दोनों ने एक संकरा छोटा गलियारा बना रखा था, जो अलग अलग पाइप्स और डक्ट्स से जुड़ा हुआ था। जबकि कैदियों की सेल जेल की चौथी मंजिल पर मौजूद थी, इसलिए वेंट से रेंगते हुए डेविड और रिचर्ड गलियारों से होते हुए आगे बढ़े और दरारों का इस्तेमाल करके पहले तहखाने तक पहुंच गए और फिर तहखाने से नीचे उतर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक बड़े स्टीम पाइप में होल कर दिया, जिसका डायमीटर करीब 24 इंच था और यह साइज इतना बड़ा था कि उसके अंदर एक इंसान समा सकता था। रिचर्ड और डेविड ने जेल से बाहर निकलने से पहले पुलिस के लिए एक ताने से भरा नोट भी छोड़ दिया था। इस कागज के टुकड़े पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया गया था और उस पर लिखा था, आपका दिन अच्छा हो। स्टीम पाइप में एंटर करने के बाद वो सैकड़ों मीटर तक रेंगते रहे और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार रिचर्ड और डेविड दोनों जेल के अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम तक पहुंच गए, जो कि उनके प्लान का हिस्सा था। सीवर सिस्टम पर पहुंचने के बाद यहां उन्हें एक सीढ़ी मिली, जिसके सहारे वो ऊपर चढ़े और एक मैनहोल का ढक्कन खोल लिया। यह सिर्फ एक ढक्कन नहीं था, बल्कि उनकी आज़ादी का एंट्री पॉइंट था, जिसे पार करके वो जेल की गिरफ्त से दूर भाग निकले और सफलतापूर्वक इस एस्केप प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाया। दोनों ने इस पूरी योजना में काफ़ी सावधानी बरती थी। उन्होंने रात के 10:30 के बाद अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू किया था। दरअसल रात 10:30 बजे गार्ड्स आखिरी बार गश्त लगाने आते थे
उसके बाद अगली सुबह ही पेट्रोलिंग का काम शुरू होता था, यानी कैदियों के पास रात का फुल टाइम होता था। बस इसी बात का दोनों ने भरपूर फायदा उठाया और जब 10:30 पर गार्ड गश्त लगाने आया तो दोनों अपनी अपनी सेल में खामोशी से लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर ना तो भागने का डर था और ना ही जेल से निकलने की एक्साइटमेंट। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये दोनों कुछ समय बाद ही जेल की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले हैं। दोनों आज बहुत साइलेंट और नॉर्मल डेज की तरह ही थे। गार्ड ने सभी सेल्स को चेक किया और जब सब कुछ नॉर्मल लगा तो वो भी वहां से चला गया। इसके बाद रिचर्ड और डेविड ने अपने प्लान का पहला लेवल शुरू किया, जिसमें उन्होंने भागने से पहले अपने बिस्तरों पर कपड़ों और दूसरे सामानों से पुतले बनाए। नाई की दुकान से इकट्ठा किए गए या कहें तो चुराए गए बालों को सर जैसे हिस्से में चिपकाया ताकि दूर से देखने में ऐसा लगे जैसे कि वो दोनों ही सो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने अपने पुतलों को चादर से ढक दिया और फिर अपनी सेल की पिछली दीवार में पहले से काटे गए होल के जरिए पीछे की यूटिलिटी टनल में घुस गए। ये पाइप और बिजली के तारों का सेक्शन था। ये जगह बहुत तंग, अंधेरी और धूल से भरी हुई थी, लेकिन इसके अलावा भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी इन्हें इसी रास्ते से गुजरना पड़ा। डेविड ने महीनों तक इस सुरंग में घूमकर रेकी की थी। उसने पाया कि एक पुराना 24 इंच चौड़ा लोहे का स्टीम पाइप जेल की बाहरी दीवार के नीचे से होकर सड़क तक जाता है। उसने और रिचर्ड ने कई रातों तक मेहनत करके इस मोटे पाइप के एक हिस्से को काटा था ताकि वो उसके अंदर घुस सकें। जैसे ही दोनों पाइप के पास पहुंचे, एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। दरअसल रिचर्ड, जो उम्र में बड़ा था और शरीर भारी भरकम था, उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया होने लगा, यानी उसे बंद और संकरी जगह देखकर डर सताने लगा। पाइप के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा था और जगह इतनी कम थी कि हाथ पैर हिलाना भी मुश्किल था, जिससे रिचर्ड और ज्यादा घबरा गया और उसे ऐसा लगा कि वो अंदर फंस जाएगा या उसका दम घुट जाएगा। हालांकि डेविड ने उसे समझाया, उसके दिल का डर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब डेविड ने रिचर्ड को शांत करने और आगे बढ़ाने के लिए एक तरकीब निकाली। डेविड पहले खुद पाइप के अंदर घुसा और उसने जेल की एक चादर का एक सिरा रिचर्ड की ओर फेंका। उसने रिचर्ड से कहा कि वो उस चादर को पकड़ ले। जैसे जैसे डेविड पाइप के अंदर आगे रेंगता गया, वो चादर के सहारे रिचर्ड को पीछे से खींचता रहा। इससे रिचर्ड को यह भरोसा मिला कि वो अकेला नहीं है और डेविड उसे बाहर निकाल लेगा। इस तरह ये दोनों 400 से 500 फीट लंबे पाइप के अंदर रेंगते रहे। पाइप के अंदर कटी हुई लोहे की धारें थीं, जिनसे उन्हें चोट लगने का डर था। पसीने और गर्मी से बुरा हाल होने के बावजूद वो धीरे धीरे रेंगते हुए जेल की बाहरी दीवार को पार कर गए। आखिर में वो पाइप के एक दूसरे कटे हुए हिस्से से बाहर निकले, जो सीधे एक मैनहोल के नीचे खुलता था। उन्होंने मैनहोल का ढक्कन हटाया और रात के अंधेरे में सड़क पर आ गए। जिस मैनहोल से रिचर्ड और डेविड दोनों बाहर निकले थे, वो जेल की दीवारों से 120 मीटर दूर था। सीवर के एग्जिट डोर से कुछ ही दूरी पर 2 सुरक्षा टावर मौजूद थे। इस तरह कई मुश्किलों को पार करके दोनों ने खुली हवा में आज़ादी की सांस ली और अंधेरे में ओझल हो गए, जिन्हें ढूंढ पाना पुलिस के लिए भी मुश्किल साबित हो रहा था। गार्ड्स से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि 5 जून की रात 10:30 तक सब कुछ नॉर्मल था। डेविड और रिचर्ड दोनों अपनी अपनी सेल में मौजूद थे। इसका मतलब ये था कि दोनों ने रात करीब 11 बजे इस प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया होगा और अगली सुबह 5 बजे तक या इससे पहले ही दोनों भाग निकले होंगे, क्योंकि रात में जेल के बाहर विजिबिलिटी बहुत कम थी। अब क्योंकि क्लिंटन जेल के लंबे इतिहास में कभी कोई कैदी भागा नहीं था, इसलिए दोनों टावर्स पर तैनात गार्ड्स ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सालों से यहां काम कर रहे थे और आज तक उन्होंने किसी भी कैदी को भागते हुए नहीं देखा था। इसलिए उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि अगर वो सो भी जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो उतने सतर्क नहीं रहे जितना कि होना चाहिए था और यही लापरवाही रिचर्ड और डेविड के लिए फायदेमंद साबित हुई। इसलिए जब दोनों सीवर से बाहर निकले तब भी गार्ड्स इन्हें नहीं देख पाए और दोनों गार्ड्स की नज़रों से बचकर आसानी से भाग निकले। जांच के दौरान डिटेक्टिव को इस बात का भी शक हुआ कि रिचर्ड और डेविड की किसी ने भागने में मदद की थी, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं था कि क्लिंटन जैसी हाई सिक्योरिटी वाली जेल से इतनी आसानी से कोई कैदी बचकर भाग सके। इसलिए अब पुलिस और डिटेक्टिव्स ने उस शख्स का भी पता लगाना शुरू किया जिसने दोनों की मदद की थी। और ये जांच सिर्फ जेल की 4 दीवारी में नहीं हुई, बल्कि जेल के बाहर भी इन्वेस्टिगेशन चलाई गई। कई दिनों तक रिचर्ड और डेविड से जुड़े लोगों के बारे में पता लगाया गया, लेकिन कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे किसी पर शक किया जा सके। अब पुलिस को भी समझ आ गया कि मदद करने वाला कोई बाहरी शख्स नहीं था,
बल्कि जेल के अंदर से ही मदद की गई थी। लेकिन यह आस्तीन का सांप था कौन, यही जानने के लिए जेल के अंदर भी जांच शुरू हो गई। जितने भी कैदी या स्टाफ मेंबर रिचर्ड और डेविड से बात करते थे या उनके साथ ज्यादा क्लोज थे, उन सबकी एक लिस्ट तैयार की गई और इस लिस्ट में जॉयस मिचेल का नाम भी शामिल था। 51 साल की वो महिला जो जेल में टेलर वर्कशॉप में काम करती थी और उसकी पहचान टेलर वर्कशॉप सुपरवाइजर के रूप में होती थी। जॉयस कैदियों को सिलाई करना सिखाती और फिर उन्हें सिलाई के टास्क सौंप देती थी, जो जेल की आय का एक अहम जरिया था और कैदियों के टाइम पास का एक साधन। जॉयस इतने सारे आदमियों के बीच एक अकेली महिला थी, लेकिन फिर भी उसने कभी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा। और इसी बीच उसकी मुलाकात डेविड और रिचर्ड से हुई, जिनसे बात करके उसे काफी अच्छा लगा और धीरे धीरे रिचर्ड के लिए उसके दिल में फीलिंग जाग उठी। रिचर्ड ने उसे इंपॉर्टेंस और प्यार दिया जो जॉयस को उसका हस्बैंड भी नहीं दे पाया था। इसी वजह से जॉयस वक्त के साथ रिचर्ड की तरफ अट्रैक्ट होती चली गई। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि जॉयस को प्यार के जाल में फंसाने में सिर्फ रिचर्ड का ही हाथ नहीं था, बल्कि डेविड ने भी उसे मीठी मीठी बातों में उलझाया था ताकि आगे प्लान में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड्स में दोनों के फिजिकल रिलेशन जैसी कोई खबरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन हाँ, कुछ जगह यह कहा गया है कि डेविड और जॉयस एक दूसरे के काफी करीब थे और दोनों की खूब बातचीत भी होती थी। दूसरे कैदी भी इनकी नजदीकियों को नोटिस करते थे। इस तरह रिचर्ड, डेविड और जॉयस तीनों का एक ग्रुप बन गया था। जॉयस तो मेंटली और इमोशनली पूरी तरह से डेविड और रिचर्ड से जुड़ गई थी। बस इसी बात का दोनों ने भरपूर फायदा उठाया। रिचर्ड अच्छे से जान चुका था कि जॉयस की शादीशुदा जिंदगी कैसी रही है और इसी दुखती नस पर रिचर्ड ने हाथ रख दिया। उसने जॉयस को भरोसा दिलाया कि अगर वो उनकी भागने में मदद करेगी तो वो उसे प्रायोरिटी पर रखेंगे और जेल से निकलने के बाद उसे एक अच्छी लाइफ देंगे। रिचर्ड ने उसे मेक्सिको ले जाने का भी वादा किया था, जहां जाकर दोनों अपनी एक खुशहाल जिंदगी शुरू कर सकते थे। रिचर्ड की ये बातें जॉयस को अंदर तक झकझोर गईं। उसने दोनों की क्रिमिनल प्रोफाइल पर ध्यान ना देकर उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर फोकस किया और उनकी मदद करने के लिए राजी हो गई। जॉयस नहीं जानती थी कि वो सिर्फ उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रिचर्ड का मकसद उसके साथ घर बसाना नहीं, बल्कि जेल की 4 दीवारी से आज़ादी हासिल करना था। इस बात से अनजान जॉयस जेल में औजारों की तस्करी करने लगी। हैक्सो ब्लेड, छेनी, स्क्रू ड्राइवर और दूसरे इक्विपमेंट उसने रिचर्ड और डेविड तक पहुंचाए और इन्हें पहुंचाने का तरीका भी काफ़ी अलग था। जॉयस इन औजारों को किचन के अंदर रखे फूड पैकेट्स में छुपाकर रखती और फिर उन्हें खाने के साथ दे देती, जिसमें से दोनों औजार निकालकर अपने पास छुपाकर रख लेते थे। सिर्फ औजार ही नहीं, जॉयस इन्हें गार्ड्स पेट्रोलिंग के शेड्यूल की भी पूरी खबर दे देती थी। अब क्योंकि डेविड और रिचर्ड का रास्ता पाइपलाइन से होकर जाने वाला था, इसलिए जॉयस ने पाइपलाइन सिस्टम का भी पूरा मैप बनाकर उन्हें सौंप दिया था, जिससे उन्हें प्लान को सटीकता के साथ आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिली। लेकिन अब जांच पड़ताल में जॉयस की ये पूरी करतूत पुलिस के सामने खुलकर आ गई और जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि दोनों भगोड़ों की मदद सिर्फ जॉयस ने ही नहीं की थी, बल्कि एक जेल गार्ड ने भी की थी, जिसका नाम था जीन पामर। पामर ने बताया कि उसे रिचर्ड की पेंटिंग्स बहुत ज्यादा पसंद थी। वो उसकी आर्ट का दीवाना था। इसी दीवानगी ने उसे रिचर्ड के और करीब ला दिया। उसके लिए पेंटर और क्रिमिनल के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। पामर ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने भी रिचर्ड को दूसरे औजार लाकर दिए थे और इसके बदले में रिचर्ड ने उसे कुछ पेंटिंग्स बनाकर दी थी। पामर को लगा था कि रिचर्ड इन औजारों का इस्तेमाल पेंटिंग के फ्रेम्स वगैरह बनाने में करेगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यही औजार जेल प्रशासन के लिए आगे चलकर बदनामी का सबब बनेंगे और बात उसकी नौकरी पर आ जाएगी। जॉयस और पामर से मिले औजारों से ही रिचर्ड और डेविड ने अपनी आज़ादी का रास्ता बनाया और 6 महीनों तक खुदाई का काम किया। इस इक्विपमेंट से उन्होंने अपने बेड के नीचे लगी मेटल की वेंटिलेशन ग्रिल को काटा। वो जानते थे कि रात 10:30 बजे गार्ड पहरा देने आता है, इसलिए वो 2 घंटों के लिए बेड पर कपड़ों और चादर से अपना पुतला बनाकर रख देते थे, जिससे गार्ड भी धोखा खा जाता और पुतलों की जगह उन्हें ही समझ बैठता। क्योंकि रात में रोशनी और विजिबिलिटी कम होती है और ड्यूटी खत्म करने का टाइम होता है, इसलिए गार्ड भी ज्यादा ध्यान नहीं देता था और हल्की फुल्की नजर डालकर आगे बढ़ जाता था। छुपन छुपाई का यह खेल 6 महीने तक बदस्तूर जारी रहा और पुलिस प्रशासन को उनकी करतूत की जरा भी भनक नहीं लगी, जिससे डेविड और रिचर्ड का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया। उन्होंने हर रात गार्ड्स के साथ यही चाल चली और बाहर निकलने के लिए स्टीम पाइप सिस्टम को अपना निशाना बनाया, क्योंकि यही वो एक जरिया था
जो इन्हें जेल की कैद से बाहरी दुनिया की आज़ादी में ले जा सकता था। स्टीम पाइप काफ़ी ज़्यादा हार्ड और मजबूत थे, इसलिए उन्हें काटने में डेविड को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि काटने के लिए उसके पास सिर्फ एक छोटी सी आरी थी, जिससे पाइप में होल करने में महीनों का समय लग गया। सबसे ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी सर्दियों के महीनों में, क्योंकि जेल के हीटिंग सिस्टम की वजह से स्टीम की पाइप गर्म हो जाती थी और इसी हीटिंग पाइप में से गुजरना काफ़ी खतरनाक माना जाता था। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए रिचर्ड और डेविड ने फैसला किया कि वो जून के महीने में अपने एस्केप प्लान को अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि गर्मियों में इन पाइप्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए वो बिना किसी खतरे के आसानी से इनके जरिए भाग सकते थे, और उन्होंने ऐसा ही किया। रिचर्ड और डेविड स्टीम की पाइपलाइन की मदद से सैकड़ों मीटर तक रेंगते हुए आगे बढ़े और फिर मैनेजमेंट शिफ्ट के थ्रू जेल से बाहर निकल गए। उन्होंने जेल से दूर ले जाने के लिए जॉयस को चुना था। दरअसल प्लान बनाया गया था कि जेल से भागने के बाद जॉयस उन्हें कार में लेने आएगी और फिर वहां से कहीं दूर ले जाएगी। इतना ही नहीं, रिचर्ड और डेविड ने उसे 2 गोलियां भी दी थीं ताकि वो अपने पति को खिला सके, और जब वो बेहोशी की हालत में हो जाए तो जॉयस उसे आसानी से मार सके। लेकिन जॉयस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पति की कातिल बन जाए, इसलिए उसने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। उसे इस पूरी साजिश के बारे में सोचकर इतनी टेंशन हो रही थी कि उसे पैनिक अटैक आ गया, और जब हस्बैंड ने उसकी तबीयत बिगड़ते हुए देखी तो तुरंत जॉयस को लेकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। जबकि रिचर्ड और डेविड जेल से निकलने के बाद जॉयस के आने का इंतजार करते रहे, और प्लान का ये हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दरअसल रिचर्ड और डेविड जब जेल की सुरंग से बाहर निकले तो उन्हें वहां न तो जॉयस नजर आई और ना ही उसकी कार खड़ी दिखाई दी, जिससे दोनों समझ गए कि जॉयस ने उन्हें धोखा दिया है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जॉयस उनके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, क्योंकि वो अब तक उनके कदम से कदम मिलाती हुई चली आ रही थी। उनकी हर बात बिना किसी सवाल के मान रही थी, हर काम और हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। इसलिए रिचर्ड और डेविड को यकीन हो गया था कि आखिरी मोड़ पर भी वो उनका साथ देगी। इसलिए उन्होंने कोई दूसरा प्लान भी नहीं बनाया था। इसलिए जॉयस को सेट लोकेशन पर न देखकर दोनों घबरा गए, क्योंकि उसकी मदद के बिना भाग निकलना बहुत मुश्किल था। वो पैदल ज्यादा दूर तक का सफर तय नहीं कर सकते थे, जबकि उन्हें पुलिस की पहुंच से जल्द दूर निकलना था। दोनों अच्छे से जानते थे कि उनके भागने की खबर जैसे ही पुलिस प्रशासन को मिलेगी, तलाशी अभियान शुरू हो जाएगा। जेल में भी मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल था, जिसका इस्तेमाल खासतौर से जेल के अंदर की निगरानी के लिए किया जाता था, लेकिन फिर भी दोनों को कैमरों में पकड़े जाने का डर सता रहा था। जेल के बाहर भी कुछ कैमरे लगे थे, लेकिन डेविड और रिचर्ड जिस रास्ते पर आगे बढ़े थे वहां कोई निगरानी कैमरा मौजूद नहीं था। यही वजह थी कि इनके जेल से भागने के बाद भी जेल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि डेविड और रिचर्ड किस डायरेक्शन में गए हैं, इसलिए उन्हें ढूंढना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। डेविड और रिचर्ड ने प्लान बनाया था कि वो दोनों जेल से निकलने के बाद सीधे मैक्सिको जाएंगे, ताकि पुलिस चाहकर भी उनके बारे में पता न लगा पाए। पर जॉयस के प्लान से हट जाने की वजह से वो तय समय पर इस प्लान पर भी काम नहीं कर पाए और नॉर्थ न्यूयॉर्क में फंसकर रह गए, जिसकी मैक्सिकन बॉर्डर से दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। अगर जॉयस वक्त पर उनके लिए कार ले आती तो वो आराम से और जल्दी मैक्सिको जा सकते थे, पर उनका ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया। दूसरी तरफ पुलिस को भी इस बात का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था कि डेविड और रिचर्ड जेल से निकलने के बाद कहाँ गए हैं, क्योंकि कैमरों में वो कहीं भी कैद नहीं हुए थे। इसलिए उन तक पहुंचना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। दोनों को जल्द से जल्द तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। टाउन के चप्पे चप्पे को छाना जा रहा था, निगरानी बढ़ा दी गई थी, लेकिन पहले दिन कोई खास कामयाबी पुलिस के हाथ नहीं लगी। ये देख दूसरे दिन न्यूयॉर्क के गवर्नर ने एक ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी शख्स डेविड और रिचर्ड के बारे में जानकारी देगा उसे सरकार की तरफ से $1 लाख इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। यह ऐलान सरकार ने इसलिए किया क्योंकि जितना लंबा वक्त बढ़ता उतनी ही उनकी दुनिया भर में थू थू होती। डेविड और रिचर्ड ने उस जेल में फरारी की सेंध लगाई थी, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार किया जाता था और उसके स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस की मिसाल दी जाती थी। यहाँ कई बड़े बड़े खूंखार कैदी भी आने में कतराते थे, यानी जिस जेल ने दुनिया भर में अपना खौफ बनाया था उसी खौफ को डेविड और रिचर्ड ने चकनाचूर कर दिया था, और इस पूरे एस्केप की बदनामी का टोकरा न्यूयॉर्क की सरकार के सर पर रखा गया था, जिसे वो जल्द से जल्द हटाना चाहती थी। इसलिए इतने बड़े इनाम की घोषणा की गई। इसके अलावा पुलिस और सरकार दोनों ये बात अच्छे से जानती थी कि जितना समय उन दोनों को ढूंढने में लगेगा उतना ही वो दोनों पुलिस की पहुंच से दूर होते जाएंगे और हो सकता है कि वो न्यूयॉर्क छोड़कर भी फरार हो जाएं।
जिससे उन्हें पकड़ना और ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता था। इसलिए सर्च ऑपरेशन में और तेजी लाई गई। सीनियर अफसरों को भी चेक पॉइंट्स पर तैनात कर दिया गया। जगह जगह चेक पॉइंट्स बनाए गए और ऑपरेशन को काफी सीरियसली लिया गया, जहां लापरवाही की कोई जगह नहीं थी। जब इस सख्त पहरेदारी के बारे में डेविड और रिचर्ड को पता चला तो उनके लिए आगे सफर करना मुश्किल हो गया, लेकिन वो भी हार मानने वाले नहीं थे। इसलिए उन्होंने किसी भी शख्स से बात न करने का फैसला किया और जितना हो सके छुपकर रहने का डिसाइड कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेन रोड को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया ताकि पुलिस की नज़रों से बचकर रह सके। ये बचाव सिर्फ पुलिस से ही नहीं था बल्कि आम जनता से भी था, क्योंकि सरकार ने इनाम का जो ऐलान किया था उससे आम जनता भी लालच में आ गई थी और डेविड रिचर्ड को पकड़वा कर इनाम पाना चाहती थी। इसलिए इन दोनों का आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा था। आलम यह हो गया था कि ये दोनों खाने के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्हें पकड़े जाने का डर पल पल सता रहा था। इसी डर को कम करने के लिए डेविड और रिचर्ड दोनों घने जंगल की गहराइयों में निकल पड़े। लेकिन जून के महीने में पुलिस के पास एक सीक्रेट पर्सन का कॉल आया, जिसका नाम बाद में बताया गया जॉन क्रॉस। जॉन अक्सर अपने डॉग को लेकर घने जंगल में शिकार करने के लिए जाया करता था और अपनी ट्रिप्स के दौरान जंगल में ठहरने के लिए उसने वहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी भी बना रखी थी। जैसे ही वो अपने केबिन के पास पहुंचा, उसने दूर से एक शख्स को भागते हुए देखा और जब वो केबिन के अंदर दाखिल हुआ तो उसे सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आया, मानो कोई आया था। उसका ज्यादातर खाना और अल्कोहल कंज्यूम की जा चुकी थी। ये देख जॉन का शक सीधा डेविड और रिचर्ड पर गया, इसलिए उसने पुलिस को कॉल कर उन्हें पूरी बात बता दी, जिसे सुन पुलिस भी उसके केबिन में पहुंच गई और डीएनए टेस्टिंग के लिए खाने और दूसरी चीज़ों के सैंपल्स इकट्ठा करने लगी। जब इन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में पहुंचाया गया तो रिपोर्ट में यह कन्फर्म हो गया कि यह डीएनए रिचर्ड और डेविड का ही है। जॉन ने पुलिस को बताया था कि उसने सिर्फ एक शख्स को भागते हुए देखा था, जिससे पुलिस को लगा कि शायद रिचर्ड और डेविड अलग अलग दिशाओं में फैल गए हैं। इसलिए उन्होंने अपनी टीमों को अलग अलग डिवाइड कर दिया और आसपास के इलाकों में तलाश करने का हुक्म दिया। जल्द ही पुलिस की मेहनत रंग ले आई और 26 जून 2015 को रिचर्ड एलिफेंट हेड के पास के जंगलों में छुपा हुआ मिल गया, जिसने पुलिस को देख भागने की कोशिश की और हाथापाई भी की। इसी मुठभेड़ में पुलिस ने उसे शूट कर दिया और मौके पर ही उसकी जान चली गई। जब बॉडी को चेक किया गया तो उसके शरीर पर कई कीड़ों के काटे जाने के निशान, छाले और खरोंचें थीं, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि वो काफ़ी समय से जंगल में सरवाइव कर रहा था। रिचर्ड की डेथ के ठीक 2 दिन बाद यानी 28 जून को पुलिस ने डेविड को भी खोज निकाला, जो बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर मौजूद था, लेकिन पेट्रोलिंग पुलिस ने उसे देख लिया। उसने भी रिचर्ड की तरह भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसे शूट कर दिया, लेकिन डेविड की जान नहीं गई। जब पुलिस ने उसके पास मौजूद बैग को चेक किया तो उसमें से उन्हें एक कीटनाशक स्प्रे, एक मैप और कुछ स्नैक्स मिले। इसके बाद न्यूज़ चैनल्स पर डेविड की गिरफ्तारी की खबर दौड़ने लगी। लोकल्स ने उसके पकड़े जाने का जश्न मनाया और हफ्तों बाद सबने चैन की सांस ली। इसके बाद फरवरी 2016 में डेविड को उसकी मौजूदा सज़ा के साथ साथ 7 साल की सज़ा और सुनाई गई। यानी उसे अपनी पहली वाली सज़ा तो भुगतनी ही थी, साथ ही भागने के जुर्म में 7 साल और जेल में बिताने थे और उस पर $80,000 का जुर्माना भी लगाया गया। जबकि जॉयस, जिसने इनकी भागने में मदद की थी, उसे कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुनाई और $6,000 का फाइन भी लगाया। वहीं जेल गार्ड पामर को 6 महीनों की सज़ा मिली और उस पर भी $5,000 का फाइन लगाया गया। इस तरह क्लिंटन जेल एस्केप से जुड़े हर मुजरिम को उसके किए की सज़ा मिली और आज भी ये किस्सा लोगों के बीच खूब मशहूर है।